विलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में बूढ़ी रमा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके पास मीना नाम की एक गाय थी, जिसका दूध वो बेचा करती। साथ ही उस गाय की अपने बच्चे की तरह देखभाल करती। एक रोज जब रमा अपनी गाय को घास खिला रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आती है। कैसी हो रमा बहन? सब कुशल मंगल तो है ना प्रभु की दया से? हाँ कांता बहन, भगवान की कृपा से सब भला चंगा है। जब से विवेक की नौकरी लगी है, घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। ये तो सही कहा रमा बहन, इसीलिए तो तुम अपनी मीना को भी सुबह शाम हरी हरी घास लाकर देने लगी हो। क्या करूं, ये सूखे चारे को मुंह तक नहीं लगाती। मेरी लाडली जो है। मैं कह रही थी कि बेटे की नौकरी लग गई है, तो अब उसके घर बसाने की उम्र भी हो गई है। उसके बारे में क्या सोच विचार किया है? अरे दिन रात उसी के बारे में तो सोचती हूँ कांता बहन। अब मुझे तो घर में बहू लाने की जल्दी है। मैंने कुछ रिश्तेदारों से बात की है, देखो कब तक जवाब आता है। वो सब छोड़ो, मेरे पास एक रिश्ता है, अच्छे घर की लड़की है। तुम कहो तो एक बार विवेक के लिए लड़की को दिखाते हैं। अरे ये तो पते की बात कह दी तुमने कांता बहन। मैं शाम को विवेक से बात करके तुम्हें खबर करती हूँ, क्योंकि आखिर में तो शादी उसी को करनी है ना। हाँ हाँ रमा, तुम बात कर लो, मैं भी बाजार होकर आती हूँ। घर की साग सब्जी खत्म जो हो गई है। इतना कहकर कांता निकल जाती है। कुछ ही दिनों में रमा अपने बेटे के साथ कांता के बताए हुए रिश्ते के लिए लड़की देखने जाती है, जहाँ काजल को देखकर विवेक उसे पसंद कर लेता है। लड़का लड़की के राजी होते ही दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करके शादी तय कर देते हैं। कुछ ही समय बाद विवेक और काजल की सभी रीति रिवाजों के साथ शादी होती है और काजल अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन काजल की सास रमा उसे मीना के पास लेकर जाती है और उसे मीना से मिलवाते हुए कहती है, बहू ये है मीना, हमारी पालतू गाय। ये भी हमारे परिवार का सदस्य है। तभी मीना जैसे ही काजल के पास आती है और बड़े प्यार से उसके हाथ को चाटने लगती है, तो काजल झट से अपना हाथ दूर करते हुए अपने हाथ को झटक देती है। आय हाय, पूरा हाथ ही गंदा कर दिया मेरा। माँ जी, भला कोई जानवर इंसानों के परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? आप भी कैसी बातें करती हैं? बहू तू बुरा मत मान, ये तो इसके प्यार जताने का तरीका है। बेचारी बेजुबान है ना, कुछ बोल तो नहीं सकती, तो इसी तरह अपना प्यार जताती है। और इसका मतलब है कि मीना को तू पसंद आई है। देखिए माँ जी, मुझे किसी जानवर की पसंद बनने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? और आप मुझे इसे नहीं भी मिलवाती ना तो भी चलता। आप रहिए अपने परिवार के सदस्य के साथ, मैं तो चली अपना हाथ धोने। काजल मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। काजल के इस रवैये से साफ हो चुका था कि उसे जानवरों से कोई प्यार, दया और हमदर्दी नहीं थी। अब बीते समय के साथ काजल घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन वो मीना की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती और ना ही उसके आसपास जाती। एक रोज रमा को किसी काम के चलते अपने रिश्तेदार के घर जाना पड़ता है, तो जाते हुए जब वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो बाकी का सारा काम तू संभाल ही लेगी, लेकिन थोड़ा ना मीना के खाने पीने पर भी ध्यान दे दियो, वरना बेचारी भूखी रह जाएगी। अरे जब तक कोई उसे प्यार से कुछ खिलाए नहीं तो वो खाती ही नहीं है। ये बुढ़िया भी ना खुद तो 2 दिन के लिए मेहमानों के यहाँ जा रही है और मुझे इस गाय की नौकरानी बनाकर जा रही है। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप भी कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ, तब तक मैं मीना का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, जय राम जी की। रमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन काजल मीना को घास देना ही भूल जाती है और ना ही मीना के बर्तन को पानी से भरती, जिसके कारण मीना भूख और प्यास से तड़पते हुए आवाजें निकालने लगती है। उसकी आवाज सुनकर काजल की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में मीना के पास जाती है। अरे क्यों इस तरह चिल्ला रही है? मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो समय समय पर आकर तुझे खाना पानी देती रहूं। काजल जैसे ही जाने लगती है, मीना उसकी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लेती है। हाय दैया, क्या मुसीबत है? काजल तू उसको घास खिलाकर निकल यहाँ से।
काजल मीना को घास लाकर देती है और वहाँ से चली जाती है। 2 दिन में काजल मीना को बस 2 बार खाना देती है, ना उसे नहलाती है ना उसका गोबर साफ करती है। 2 दिन बाद में जब रमा वापस आती है तो मीना का ऐसा हाल देखकर हैरान रह जाती है और अपनी बहू को जाकर सुनाती है, अरे बहू, आंगन में कितनी गंदगी है, तूने साफ सफाई भी नहीं की और मीना का ये क्या हाल कर दिया है तूने। ये गंदगी आपकी उस गाय ने फैलाई है और मैं कोई सफाई वाली नहीं हूँ जो कि उस महारानी का गोबर उठाती रहूं। बहू, ये तू कैसे बातें कर रही है मुझसे? देख बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश भी मत कर, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी रमा उसे घूर कर देखने लगती है तो काजल अपनी सास का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना ही करो तो अच्छा है मेरी प्यारी सासू माँ। अपनी बहू की इस हरकत से रमा बहुत डर जाती है और खुद ही जाकर मीना को देखती है, आंगन की साफ सफाई करती है। और इस घटना के बाद से रमा की बहू काजल अब रमा पर और अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक रोज रमा सो रही होती है तो वो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है तो रमा कपकपाती हुई उठती है। बुढ़िया, ये कोई तेरे सोने का समय नहीं है, जाकर खाना बना। बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही, मैं तेरी सास हूँ, सास तो माँ समान होती है, तूने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। सास है तो क्या दिन भर बिस्तर पर पसरी रहेगी? जो कह रही हूँ चुपचाप कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी रमा अपनी बहू के डर के चलते उसका हर कहा मानती। एक रोज रमा आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो काजल मूंगफली के छिलके इधर उधर फेंक देती है। सब मीना देख रही थी। तभी वहाँ पर पड़ोसन कांता का आना होता है। अरे रमा बहन, बहू के रहते तू क्यों झाड़ू लगा रही है? क्यों, तुम्हें इन्हें साफ सफाई करते देखकर बुरा लग रहा है क्या? अगर बुरा ही लग रहा है तो तुम भी एक झाड़ू उठाओ और इनका हाथ बटा दो। हाय दैया, बहू ये तो कैसी बातें कर रही है मुझसे? सही बातें कर रही हूँ। अब चुपचाप या तो हाथ बटाओ या चलती बनो यहाँ से, वरना हाथ और पैर से बात करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा हाल कर सकती हूँ तुम्हारा। बहू, बहुत हुआ, तूने तो शर्म लिहाज सब बेच खाई। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। तभी काजल गुस्से में अपनी सास को एक जोरदार चांटा मारती है। ये देखकर मीना और उसकी पड़ोसन कांता के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। रमा के गाल पर लाल निशान पड़ जाता है। कहीं ऐसा ही चांटा कांता को ना पड़ जाए, इसीलिए वो दम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब विवेक घर आता है तो अपनी माँ के गाल को सूजा हुआ देखकर पूछता है, माँ, ये तुम्हारे गाल को क्या हुआ? ये इतना सूजा हुआ क्यों है? कल तक तो ठीक था। वो बात ऐसी है कि माँ नींद से जागी तो आंखें बंद करते हुए चल रही थी और दीवार से जोर से टकरा गई। इतनी जोर से टकराने की वजह से ना इनके गाल पर ये निशान हो गया। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ था, मुझे ध्यान नहीं रहा और ये सब हो गया। लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप अपना ध्यान रखा करो, आपको बहुत दर्द भी तो हो रहा होगा ना। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर। अपनी अत्याचारी बहू से डर कर अब रमा अपनी बेटे को कोई भी सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि अगर ये सच वो बताती तो काजल अगली बार उसके साथ और भी कुछ बड़ा और बुरा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और काजल का अत्याचार अपनी सास पर बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ मीना नहीं सह पाती तो रमा को दर्द में देखकर वो खुद भी बहुत दुखी होती। एक रोज रमा अपनी गाय का दूध निकालते हुए बहुत रोती है। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है, वो मुझ पर इतने अत्याचार क्यों करती है, जबकि मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं भी उसे कुछ नहीं कह सकती। तभी वहाँ काजल आती है और उसके सर पर मारती है। 1 घंटे से आप इस फालतू काम में लगी हो। अरे यही काम करती रहोगी तो घर का काम कब करोगी? उसका ये बर्ताव देखकर मीना गाय को अब बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूंछ को घुमाकर काजल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। इस जानवर की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे मारा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ।
तभी वो पास पड़ा डंडा उठाकर गाय को मारने लगती है तो रमा बीच में आ जाती है और उसे भी चोट लग जाती है। तभी गाय गुस्से में काजल को अपने सर से मारकर दूर गिरा देती है और काजल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होती है। उसके हाथ और कमर में चोट आई थी और वो उठते ही कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी आप पर अत्याचार नहीं करूंगी और मीना की भी खूब सेवा करूंगी। उसका गोबर भी सिर्फ मैं ही उठाऊंगी। बस मुझे माफ कर दो। कांता काकी ने मुझे सब बताया। तुम ऐसी हो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तो मीना ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया। तुम इसी लायक हो। तुम जैसी अत्याचारी बहू से अच्छी तो वो बेजुबान गाय है जो अपनों को दुखी नहीं देख सकती। काजल अपनी गलतियों की माफी मांगती है और उसे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर रमा भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद से वो कभी भी अपनी सास को परेशान नहीं करती। साथ ही मीना की भी खूब सेवा करती और इस तरह बेजुबान मीना अपनी अत्याचारी बहू को एक अच्छा सबक सिखाती है और उसे सही राह पर ले आती है। रामगढ़ नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसीलिए उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसकी शादी चमेली नाम की एक लड़की से करवा दी थी। चमेली एक बहुत ही आलसी लड़की थी। उससे अगर कोई किसी काम को कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती, जिससे तंग आकर उसकी माँ बाप उसकी शादी राजू से करवाते हैं। शादी की अगली सुबह राजू चमेली से कहता है, चमेली उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता ले आओ, मुझे खेत पर भी जाना है। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप तो जानते हैं ना कि शादी में कितनी थकान हो जाती है। मुझे जरा भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी करूं। मुझ में जान नहीं है कि उठ के कोई काम कर सकूं। तुम सही कह रही हो, थकान हो गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। तुम भी नहा धोकर बाहर आ जाओ। राजू वहां से उठकर चाय बनाने के लिए चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि चमेली अब भी अपने कमरे में लेटी हुई टीवी देख रही थी। ये देखकर राजू कहता है, अरे चमेली, ये क्या? तुम अभी तक नहा धोकर तैयार नहीं हुई और यहाँ बैठी टीवी देख रही हो? जरा वक्त तो देखो, सुबह के 11 बज रहे हैं। अजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे नहा धोकर काम करने खेतों में ही जाना है या किसी दफ्तर को निकलना है। पूरा दिन घर में ही तो रहना है, नहा लूंगी ना आराम से। लेकिन चमेली। क्या चमेली? शादी हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता और आप तो आज से ही मुझे अपने काबू में रखने की सोच रहे हो। हे भगवान, तुम बात को पता नहीं कहां से कहां लेके जा रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मैं खेत पे जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू वहां से खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। शाम को राजू जब खेतों से वापस आता है तो देखता है कि घर का सारा काम वैसे का वैसा फैला था। घर के दरवाजे पर काफी गंदगी थी और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि चमेली अपने कमरे में सो रही थी। ये देखकर राजू चमेली को आवाज लगाकर कहता है, अरे चमेली, ये क्या है? घर के बाहर इतना कूड़ा हो रहा है और अंदर भी यहाँ सब कुछ फैला हुआ है। तुम सुबह से सोई रही थी क्या? पता नहीं जी, टीवी देखते देखते कब आंख लग गई। अब बड़ी नींद आ रही है। वैसे भी रात बहुत हो रही है, मुझे सोने दो। अरे ये क्या कह रही हो? अगर सो जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? इसमें पूछने की क्या बात है? शादी से पहले भी तो आप ही खाना बनाते थे ना, आज भी बना लो। और हाँ, जो भी बनाओ ना मेरे लिए भी बना देना, बहुत भूख लगी है। हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे? बीवी मांगी थी ताकि घर के काम काज करे, लेकिन यह तो मेरा ही डबल काम बढ़ गया। इतना कहकर अब बेचारा राजू चुपचाप वहां से घर की साफ सफाई करने जाता है और उसके बाद अपने और चमेली के लिए खाना भी बनाता है। खाना बनने के बाद चमेली खाना खाकर आराम से फिर से सो जाती। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। हाय राम रे, घर में आए हुए मुझे बस 2 ही दिन हुए हैं और इन्हें देखो, कभी सफाई करने को कहते हैं, कभी कपड़े धोने को कहते हैं। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं हुआ है जी। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। रहने दो, ये भी मैं ही कर लेता हूँ। भगवान करे वो बिचौलिया मुझे बस एक बार मिल जाए, उसे तो मैं बताऊंगा अच्छे से। उसने शादी नहीं, मेरी बर्बादी करवा दी है। अब हर दिन राजू जब भी चमेली को
किसी भी काम को कहता, चमेली उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती या अपने नकली आंसू दिखाकर उसे परेशान करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रात काम को लेकर दोनों मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई होती है। अगली सुबह राजू खेतों में चला जाता है और उसके जाने के बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी चमेली के घर के आंगन में पानी पानी कहता हुआ बेहोश होकर आ गिरता है। ये देखकर चमेली जल्दी से अपने घर में से पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है। अरे बाबा जी, क्या हुआ आपको? पानी पीजिए। धन्यवाद बेटी, आज तूने इस बूढ़े की जान बचा ली। तेरे इस गिलास पानी का कर्ज मैं कैसे उतारूं? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? पानी का कर्ज भी भला कोई उतार सकता है क्या? ये तो हर इंसान का हक है। क्या बात कही है बेटी, आज तू मुझसे अपनी हर समस्या का समाधान मांग। तू जो मांगेगी मैं वो तुझे दूंगा। बता, तुझे क्या चाहिए? लेकिन ये कैसे मुमकिन है बाबा जी? ये कोई जादू या कोई कहानी थोड़ी है। हाँ बेटी, मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। बता, तुझे क्या चाहिए बेटी? चाहिए तो कुछ भी नहीं, बस मुझे काम करने के लिए यहाँ वहाँ जाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। काश कुछ ऐसा होता कि मैं एक जगह बैठकर घर का सारा काम कर लेती और इससे मुझे थकान भी नहीं होती। लेकिन ये सब तो बस एक सपना हो सकता है। ठीक है बेटी, तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रख, एक बार तेरे हाथ लंबे हो गए तो कभी छोटे नहीं होंगे। तो ठीक है बाबा, आप मेरे हाथ लंबे कर दो। इतना कहकर अब बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते चमेली के हाथ लंबे हो जाते हैं। ये देखकर चमेली हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह बाबा, मेरे हाथ तो सच में बड़े हो गए। शुक्रिया बाबा, आपने मेरी इच्छा को पूरी कर दिया। अब मैं आराम से बैठे बैठे सारे काम करूंगी। बेटी, इतनी खुश मत हो। हद से ज्यादा सुख भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा वहां से चुपचाप मुस्कुरा कर चला जाता है। अब चमेली घर में बैठे बैठे घर के सारे काम करने लगती है। शाम को जब उसका पति राजू घर आता है तो वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चमेली कमरे में बैठी हुई ही दरवाजा खोल देती है और ये देखकर राजू बेहोश हो जाता है। अजी, क्या हुआ? कहाँ गिर गए? ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? अरे, ये तो मेरे इन लंबे हाथों का कमाल है। घबराओ नहीं, ये तो मुझे वरदान में मिले हैं। वरदान? कैसा वरदान? चमेली राजू को वरदान की पूरी बात बताती है। ये सब सुनकर राजू हैरान हो जाता है और कहता है, पहले तुम कम आलसी थी, जो अब और हो जाओगी। मांगना था तो कुछ अच्छा ही मांग लेती, जैसे इस साल हमारी खेती अच्छी हो। अरे आप तो बस यही सब सोचते हो। राम राम, तुमसे बहस करना ही बेकार है। अब इतना कहकर चमेली वहां से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजू की पत्नी पूरे गांव में लंबे हाथ वाली बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके लंबे हाथों को आकर देखते। हर दिन उसे घर के बाहर भीड़ लगी हुई मिलती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन मालती उससे कहती है, अरे वाह वाह चमेली, तेरे हाथ तो सच में बड़े लंबे हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के इतने लंबे हाथ देख रही हूँ। अरे तेरा नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल होना चाहिए, सबसे लंबे हाथों के लिए। अच्छा, वो कैसे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में तेरा नाम दाखिल करने के लिए न्यूज वाली को तुम्हारे लंबे हाथों के बारे में बताती हूँ। फिर तुम्हारा नाम भी दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। ऐसी बात है तो निकाह में देरी कैसी? ठीक है, अभी बताती हूँ सबको। मालती मीडिया को चमेली के लंबे हाथों के बारे में खबर देती है, जिसके बाद अगली सुबह चमेली के घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है। उसके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां थी। जब राजू खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ उन सब को देखकर कहता है, अरे चमेली, ये भीड़ कैसी है? कैसी भीड़ जी? देखो जरा, घर के बाहर कितने सारे लोग हैं। अच्छा, वो लोग आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं चमेली, बाहर मत जाओ। अगर सबको तुम्हारे लंबे हाथों के बारे में पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। चमेली राजू की बात सुने बिना ही घर के बाहर अपने लंबे हाथों के साथ चली जाती है, जहाँ चारों तरफ से लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है। ये देखकर चमेली परेशान हो जाती है।
लोगों की भीड़ उससे तरह तरह की सवाल पूछती है और चमेली जवाब देने से पहले ही घबरा जाती है और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से कहती है, हे भगवान, अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना ये लंबे हाथ, और इन्हें अब वापस छोटा कर दो भगवान। उस भीड़ में वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। ये देखकर चमेली उसके पास जाती है और कहती है, बाबा बाबा, मेरे हाथ पहले जैसे कर दो ना, वरना ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों बेटी, तुम्हें ये लंबे हाथ पसंद नहीं आए क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे नए हाथ बहुत पसंद आए होंगे, लेकिन तुम तो दुखी दिख रही हो। बाबा जी, अब मुझे ये हाथ नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। भगवान के लिए मेरे हाथ ठीक कर दो। नहीं बेटी, अब ऐसा फिर दोबारा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। अब चमेली को भीड़ फिर से घेर लेती है और चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। असल में चमेली सो रही थी और ये जो भी था वो बस उसका सपना था। और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने राजू उसे जोर जोर से झंझोरते हुए जगा रहा था। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो नींद में? मेरे हाथ ये लंबे नहीं है। क्यों, तुम्हें तुम्हारे हाथ लंबे करने हैं क्या? कभी नहीं। उस दिन के बाद से चमेली अपना काम खुद ही करती है और कभी काम करने में आलस नहीं करती।